आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 17 से पुराने अनुभवों से सीख लें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में सुनिएगा, क्रम बना रहेगा। धार्मिक क्षेत्र में भी नारी का महत्व अप्रतिम है। विद्या, वैभव और वीरता की अधिष्ठात्री देवियां शारदा, श्री और शक्ति नारी की प्रतीक हैं। सृष्टिकर्ता परमात्मा की स्फुरण शक्ति माया भी नारी मानी गई है। इसके अतिरिक्त यज्ञादि जितने धार्मिक अनुष्ठान पुरुष द्वारा संपन्न किए जाते हैं, वे नारी को साथ लेकर पूर्ण किए जाते हैं। यह बात सही है कि आज यद्यपि उनमें रूढ़िता, अंधविश्वास तथा ज्ञान का दोष अवश्य आ गया है, तथापि नारियां पुरुषों की अपेक्षा धर्म को अधिक दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। यही नहीं, अनेक बार अंधकार युगों में जबकि आक्रांत अथवा संक्रांत समय में पुरुष वर्ग धर्म तथा आस्तिकता से विचलित होने लगे हैं, नारियों ने धर्म भावना की रक्षा की है और घरों में चोरी छिपे सही गलत उल्टे सीधे धार्मिक कृत्य, व्रत, उपवास और पूजा के रूप में धर्म पालन करती रही हैं। समय समय पर धर्म रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं। आज के इस विकृत काल में भी नारियां धर्म धारण में पुरुषों से आगे ही हैं। पुरुष के नास्तिक हो जाने अथवा धर्म के प्रति अविश्वासी हो जाने पर भी नारियां बहुधा घरों में आस्तिकता तथा श्रद्धा विश्वास का वातावरण बनाए रखती हैं। आज भी कुप्रगतिशीलता की लहर से अप्रभावित रहकर करोड़ों नारियां एक प्रकार से बहुत अंशों तक भारतीय धर्म तथा सभ्यता एवं संस्कृति की संरक्षिका बनी हुई है। धार्मिक क्षेत्र में यह कुछ कम महत्व की बात नहीं। मित्रों, आज हमारे समाज में अशिक्षा का अभिशाप नारी वर्ग को सर्प की तरह डसे हुए है। शिक्षा के अभाव में भारतीय नारी असभ्य, अदक्ष, अयोग्य एवं अप्रगतिशील बनी हुई है। चेतन होते हुए भी जड़ की तरह जीवन बिता रही है। समाज एवं राष्ट्र के लिए उसकी सारी उपादेयता नष्ट होती जा रही है। आज वह आत्मबोध से वंचित आजीवन वंदनी की तरह घर में बंद रहती हुई चूल्हे चौके और पौर तक सीमित रहकर पुरुषों की संकीर्णता का दंड भोगती हुई मिटती चली जा रही है। उसे समाज एवं राष्ट्र की गतिविधियों में हाथ बटाना तो दूर, उसके ज्ञान का भी अवसर नहीं मिलता। नारी के अविकसित होने का दंड स्वयं उसे तथा सारे समाज को बहुत मिल चुका है। अब उसके विकास का मार्ग अविलंब खोल ही
दिया जाना चाहिए। कुछ अत्यंत पिछड़े हुए लोगों को छोड़कर संसार भर में मानवीय विवेक ने असंदिग्ध रूप से नर और नारी दोनों पक्षों को समान सहयोगी, समान कर्तव्य एवं समान अधिकार का भागीदार किया है। दोनों की स्थिति एक जैसी मानी है। दोनों के लिए सरकारी कानून और सामाजिक सम्मान पूर्णतया एक समान है। भेदभाव का औचित्य यदि है भी तो नारी को अधिक सुविधा एवं अधिक सम्मान देने के पक्ष में है। प्रजनन का अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अकेली नारी के कंधों पर पड़ता है और पुरुष उस कष्ट साध्य प्रक्रिया से सहज ही बच जाता है। साथियों, इस असंतुलन का पलड़ा बराबर करने के लिए नारी को अधिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे नौकरियों में प्रजनन काल की अतिरिक्त छुट्टियां, बच्चों की संख्या के अनुपात से अतिरिक्त बोनस आदि। सब देशों का सामान्य शिष्टाचार है नारी प्रथम। रेल, बस आदि में स्थान की कमी पड़ती हो तो पुरुष खड़े होंगे और नारी को बैठने के लिए जगह देंगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले रंग वालों के बीच बरते जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध जब आंदोलन किया था तो उन्हें यह कहकर चिढ़ाया जाता था कि पहले अपने देश में अछूतों और स्त्रियों के साथ बरते जाने वाले भेदभाव को दूर कराइए, तब गोरे और काले का अंतर मिटाने का प्रयास करना। वस्तुतः हम जब भी जहां भी मनुष्य के साथ बरती जाने वाली अनीति के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो विपक्षी लोग तत्काल गाल पर करारा तमाचा जड़ देते हैं और कह देते हैं, निर्लज्ज लोग, पहले अपने घर को सुधारो। अछूतों और स्त्रियों के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो उसे देखो और समानता के सिद्धांत की दुहाई देते हुए शर्म करो। वस्तुतः हम इस योग्य है नहीं कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ बढ़ती जाने वाली अनीति का साहसपूर्वक विरोध कर सके। आदर्श और व्यवहार में इतना अंतर बरतने वाले लोग ढोंगी ही कहे जा सकते हैं। दुनिया हमें इसी दृष्टि से देखती है और अपने द्वारा उठाई गई न्याय की मांग सर्वथा उपहासास्पद बन जाती है। इस स्थिति को सुधारे बिना हम मानवीय न्याय का समर्थन करने में, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ योगदान दे सकने में असमर्थ ही रहेंगे। साथियों, जनसंख्या के आधे नर होते हैं, आधी नारी। भारत की आबादी लगभग 90 करोड़ के लगभग है। अब तो 140 करोड़ के लगभग है। इसमें 70 करोड़ 45 करोड़ से भी, अब 70 करोड़ से भी अधिक नारियां हैं। उन्हें शिक्षा एवं स्वावलंबन के अभाव ने पर्दा प्रथा, अनुभवहीनता एवं सामाजिक कुरीतियों ने बेतरह जकड़ रखा है। वे घर के कैद खानों में बंदी रहकर रोटी बनाने, चौकीदारी करने एवं बच्चे जनने का काम कर रही हैं। ये काम भी वे अपने पिछड़ेपन के कारण ठीक तरह नहीं कर पाती हैं। साथियों, व्यवस्था बुद्धि के अभाव में गृह व्यवस्था
सज्जा एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी आधा अधूरा ही काम कर पाती हैं। आवश्यक जानकारी एवं शारीरिक मानसिक स्थिति की दुर्बलता के कारण उनके लिए स्वास्थ्य समुन्नत एवं सुसंस्कारी संतानें प्रस्तुत कर सकना भी कठिन है। पिछड़ापन किसी को भी कुछ करने नहीं देता। फिर भारतीय नारी भी यदि अपने थोड़े से उत्तरदायित्वों को भी ठीक तरह न निभा सके तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। पिछड़ा वर्ग समर्थ वर्ग के लिए सदा गले का पत्थर बना रहेगा। एक पिछड़ेपन से कराए रहा होगा और दूसरे की कमर उसका भार वहन करने में टूट रही होगी। पिछड़ी नारी न घर परिवार के लिए उत्पादक होती है, न किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बटा पाती है। जल्दी जल्दी बच्चे जनकर अर्थव्यवस्था को नष्ट करती रहती है। छोटे घरों में पर्दे के अंदर कैद रहकर अपना स्वास्थ्य गंवा बैठती है। आए दिन बीमार पड़ी रहती है। स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रजनन में बरती जाने वाली सतर्कता के अभाव में आरोग्य का नष्ट होना स्वाभाविक है। आज आधी महिलाएं अपना स्वास्थ्य यौवन की देहरी पर पैर रखने से पूर्व ही गंवा बैठती हैं। शेष को भी रोते कराते अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। इस स्थिति में पड़ी हुई नारी शारीरिक श्रम कर नहीं पाती, मानसिक क्षमता उसमें है नहीं। बीमारी का खर्च तथा खीज असंतोष का वातावरण बढ़ाता है। ऐसी दशा में नारी अपने समाज के लिए भार ही बनी रहेगी। उसे पालने वाले नफे में नहीं घाटे में ही रहेंगे। पिछड़ापन बनाए रहने की कुचेष्टा अंततः उन्हीं के लिए अभिशाप बनकर रहेगी। साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।